चलो आज जो है हम लोग 31 नंबर पे चलेंगे ना। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। देखो सबसे पहले दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को हम बता रहे हैं वैसे समझ लो। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो होता है, जितना तुम छोटा छोटा लघु-उत्तरीय प्रश्न दिखता है उस सभी को जो है एक में मिलाकर लिख सकता है, दीर्घ-उत्तरीय बना सकता है। लेकिन लिखने का शैली और जो एथी होता है, जो तरकीब होता है, उसमें थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि एक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को कम से कम एक पन्ना में लिख दे, यानी 2 पेज। कई शब्दों में दिया जाता है देखो तो 140, तो एक पेज में नहीं हटेगा 140, हो जाता है। तो देख लेना, शब्द सीमा तो जब लिखिए दिया है तो कोई बातें नहीं है, शब्द सीमा जब लिख दिया है तब तो कोई बातें नहीं है। लेकिन ध्यान से समझो इसमें, अरे समझो इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले चलो पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद लिखने का सिखा देंगे। आज दीर्घ-उत्तरीय है। चलो देखो, भारत की विदेश नीति के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। देखिएगा, भारत के विदेश विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू की भूमिका भूमिका देखो ध्यान से समझो। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और यह बहुत दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे, बहुत दूर सोचते थे। अब सोचो, जिस समय भारत को आजादी मिला था 1947 में, जिस समय हम लोग के पाले मतलब खर्चा भी नहीं था सही से चलाने के लिए, उस समय इनको भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया। और यह प्रधानमंत्री जो है उस समय इतने अच्छा से भारत के संविधान को मतलब प्रस्तावना पेश किए थे, और जिसको आधार बनाए, आज इन्हीं के आधार पे जो है, इन्हीं के प्रस्तावना के आधार पे जो है भारत जो है एक अटूट राष्ट्र बना हुआ है और अनेकता में एकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तत्कालिक सोच जो है ना, यह भारत को बेहतर बनाने में बहुत योगदान निभाई। इनका सख्त माना था, साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, कहते थे कि साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए, उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए, फांसीवाद नहीं होना चाहिए। इसका पूरी तरह से विरोधी थे, और इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर भी पड़ा है, और भारत के विदेश नीति में तो स्पष्ट झलकता है। ये चाहते थे कि देखो, जैसे गुट निरपेक्षता की बात आए तो यह हमेशा से बोलते हैं कि कोई भी देश की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्र हितों की सुरक्षा पर आधारित होता है। इनका कथन है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित होता है, मतलब वह आधारशिला होता है। यह विदेश नीति जब बनाए उस समय अपने देश को गुट निरपेक्ष रखे। भारत गुट निरपेक्ष देश है, यह किसी भी देश में शामिल नहीं है। अब समझो इसका फायदा देखो, हम लोग आज भी उठाते हैं। रूस वाला कहता है मेरे पास आ जाओ इंडिया, तुम मेरे ओर से मिल जाओ। अमेरिका वाला कहता है कि तुम मेरे ओर से आ जाओ। भाई पूरा दुनिया में यह दुगो का दबदबा है। इंडिया कहता है भैया हम ना आपके दुश्मन है और ना इनके हित है, हम अपना काम देखते हैं। अब इस व्यू में रसिया जो है इंडिया को बहुत मदद करता है कि जे तुम हमारे ओर से मिल के रहना। कोई कोई मुद्दा पर हम लोग उनसे रहते हैं, कभी कभी अमेरिका ओर से साथ दे देते हैं। अमेरिका चाहता है कि हम लोग से रहे, तो अमेरिका चाहता है हम लोग को मिलाने के लिए, तो हम लोग भी उसको जो है साथ देते हैं। यानी बीच में हम लोग है ना इसके ओर से पूरी तरह से खुल के कहते हैं और ना इसके ओर से मतलब हम लोग खुल के आते हैं। यानी हम लोग का नीति जो है गुट निरपेक्ष है। जो हम लोग गुट निरपेक्ष है, यानी हम लोग गुट निरपेक्ष के मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग ना किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और जब किसी गुट में शामिल नहीं होइएगा तब तो हमको दोनों ओर से ना फायदा मिलेगा। तो देखो अब सोचो इनका कितना अच्छा दिमाग था, और उसी समय कहीं जाके शामिल हो जाते, किसी देश से मिल जाते तत्कालिक पैसा के बल पे या कोई भी चीज के बल पे, तो हम लोग को दिक्कत होता कि नहीं। अब ध्यान से समझो, यह विदेश नीति बनाए तो उसमें गुट निरपेक्ष रहे ना, देश को निरपेक्ष रखे, ताकि हम लोग किसी भी देश के गुलाम नहीं बन सके। कोई भी देश हम लोग पर दबदबा नहीं चला। जय पाकिस्तान, चाइना वाला दबदबा चलाता है उस पर, बोलेगा ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत सारा नियम में उसका हस्तक्षेप करता है चाइना वाला, लेकिन इंडिया में कर देता संभव नहीं है। इंडिया सरकार यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आंतरिक मामला में जो है भारत में किसी भी देश का दबाव नहीं चलता है, हस्तक्षेप नहीं चलता है। यहाँ की स्वतंत्र विदेश नीति है। कैसा नीति है? स्वतंत्र विदेश नीति। हम अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, या किसी से जो है हाथ मिला सकते हैं, या जो भी करना हो जो कर सकते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम किसी के बदौलत पे कूदने वाले नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सोच का जो है यह जो है प्रभाव है। यह साम्राज्य विस्तार, मतलब साम्राज्यवाद जो होता है कि हम अपने विस्तार कर ले, जैसे जमीन नहीं घेरा, जैसे मान लो कि इंडिया का, मान लो कि जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का सिवानी है मान लो, तो अब हम लोग का यह नीति नहीं है कि हम लोग अपने सिवान को यहां बढ़ा दे, कभी इसके जमीन में, कभी इसके जमीन में, कभी इसके जमीन में, कभी इसके जमीन में हम लोग नक्शा बना के और उस पर हमला करें। इंडिया वाला आज तक कभी दूसरे देश पे हमला नहीं करता है। पहले हमला नहीं करेगा, तुम हमला करोगे तो हम जवाब देंगे, हमारा उत्तरदायी है, लेकिन हम पहले हमला
नहीं करेंगे। ये समझ आ रहा है ना। दूसरे नंबर ध्यान दो, तो इस साम्राज्यवाद के जो है विरोधी है। तो दूसरा नंबर देखो, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जैसे इंडिया अंग्रेजों का गुलाम हुआ उपनिवेशवाद के चलते। वो लोग यहाँ पे आए, कंपनी चलाने लगे और अपना आदमी लिया कर इंग्लैंड से सैनिक लोग को रखने लगे। जब देखे कि हम लोग बरियार हो गए हैं, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हो गए हैं, बस यहाँ पे क्या किया, आक्रमण करके हेर लिया, ले लिया। इंडिया वाला बहुत अच्छा से समझता है। अब उपनिवेशवाद का यहाँ कोई चारा चलने वाला नहीं है, तो उपनिवेशवाद का भी विरोध है। नहीं समझा। उसके बाद फांसीवाद। फांसीवाद का मतलब होता है अपने से विपक्ष जो होता है, विपक्ष पर उस पर दबदबा बनाकर अपना वर्चस्व देश में कायम रखना। लेकिन यह भारत ऐसा देश है, ऐसा नहीं करता है। यहाँ विपक्ष को भी संसद में या कोई भी मामला होता है उस पर बोलने का अधिकार होता है, वो भी बोल सकता है। भले नियम पास हो न हो, उसके लिए कई सारे कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपको दबा दिया जाएगा, आपको अनदेखा। यहाँ विपक्ष का भी नेता होता है, भारत में विपक्ष का भी नेता होता है और उनका भी वैल्यू होता है बहुत। विपक्ष का नेता वो सवाल पूछते हैं, कितना काम हुआ, क्या हुआ, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं डाटा। यहां अधिकार दिया गया, एक को अधिकार नहीं है। यानी 3-4 को तुमको पॉइंट बताए हम। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। दूसरा, यह गुट निरपेक्ष है। तीसरा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद का पूरी तरह से विरोध है, कहीं भी इसका स्थान नहीं है। साथ ही यह पंचशील सिद्धांतों को लागू किए। पंचशील सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे हमारे देश का 5 नियम है। जैसे पहला, जैसे मान लो कि मतलब जैसे हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। हम एक दूसरे देश के, मतलब दो देश के हमारी मित्रता है, तो हम एक दूसरे देश के आंतरिक मामला में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक मतलब जो है सह अस्तित्व को मानेंगे, मतलब जो आपके देश का जो है सह अस्तित्व को मानेंगे। और चौथा जो है मित्रता और जो है समानता की भावना। हम एक दूसरे देश को कभी नीच नहीं समझेंगे और ना ही ऊपर समझेंगे। हम लोग भाई भाई की तरह रहेंगे। यह जो है पंच, जो एक और उसमें हो रहा होगा देखो, तो उसमें ऐसे एक और सिद्धांत है इसका, हम एक दूसरे पे जो है आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। यानी 5 को ध्यान से समझिएगा। अब समझो 5 गो 4 गो 9 गो पॉइंट हो गया, 5 नंबर यह है। ये विदेश नीति भी पूछेगा तो यही लिख देना। और भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है तो भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, यह किसी भी गुट में शामिल नहीं है। यह अपने नीति को स्वयं अपने राष्ट्र के सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए अपनी नीति को बनाती है या परिवर्तन करती है। हमारे देश की विदेश नीति में पंचशील की व्याख्या है। पंचशील में हम एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पे जो है मतलब आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सह अस्तित्व को शांतिपूर्वक मानेंगे। एक और उसमें हम बोले थे समानता और मित्रता की भावना के मानेंगे। पहला वाला क्या है, पहला वाला तो ये जो है 5 4 9 गो हो गया। एक दूसरे के, हाँ, एक बहुत मेन है, एक दूसरे के अखंडता और प्रभुता को बनाए रखेंगे। समझ आया ना। तो इसको जो है आपको पूरा जो है 5 नंबरिया में आपका हो गया, समझे ना। अब इसी को लिखिएगा, ऐसे करके हम बता दे रहे हैं अब कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के बारे में पूछ रहा है, तो लिखिएगा महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, भूमिका थी। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है सबसे पहला जो है यहाँ पे गुट निरपेक्ष भारत है। स्वतंत्र विदेश नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति है, हो गया। इसके बाद में पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत में ध्यान तो समझो, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं करके। 1 नंबर में बोलो, पंचशील सिद्धांत में 1 नंबर में बोलो, हाँ, एक दूसरे की अखंडता एवं प्रभुत्व को बनाए रखेंगे, प्रभुत्व को बनाए रखेंगे, हो गया। दूसरा नंबर लिख दीजिएगा कि युद्ध नहीं, आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण, हम अब सब में जोड़ लीजिएगा, एक दूसरे को आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा नंबर है कि आंतरिक हाँ, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर बोलो, हाँ, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व सिद्धांत को मानेंगे, सह
अस्तित्व अस्तित्व सिद्धांत को मानेंगे, सिद्धांत मानेंगे। और 5 नंबर में समानता, समानता एवं बंधुता, बंधुता बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। बस हो गया। अब इसी पे जो है आपको दो दो चार चार लाइन लिख देना है, दो दो चार चार लाइन। इसको लिखिएगा कि भारत के विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विदेश नीति में मतलब जो है मतलब अतुलनीय, अतुलनीय मतलब बेहतरीन स्तर प्रदान किया है। इन्होंने भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री होने के नाते अपने सूझबूझ से भारत को पूरी तरह से विदेश नीति स्वतंत्र रखी है, किसी भी गुट का हिस्सा। क्या नंबर है? 32 नंबर। 32 नंबर ध्यान से समझो कि जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। देखो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, इसको जो है एक के बारे में हम लोग देख लिया जाए। आपातकाल, इसको जो है आपातकाल, आपातकाल ध्यान से समझिएगा कि 3 गो कंडीशन में लगाया जाता है। एगो जो है राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह आर्टिकल जो है आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और यह पूरा देश में होता है। कौन सी? पूरा देश में होता है एक के बार। और यह कब लगाया जाता है? तो इसके आंतरिक या बाह्य आक्रमण हो, जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, बाह्य, ऐसे ऐसे शॉर्ट में ध्यान से समझो लिखना, युद्ध के समय मतलब विद्रोह के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, सशस्त्र 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 विद्रोह के समय, विद्रोह के समय, समय समय या आक्रमण के समय, आक्रमण, आक्रमण के समय, आक्रमण के समय। बस इतना ही याद रखिएगा कि जो है यह इसको 6-6 महीने करके हाँ 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 हम चल रहे हैं उसी पर, आपातकाल में हम चल रहे हैं, इसी में चल रहे हैं। तो इसी को विस्तार करके एक बार तीनों बता दे रहे हैं। पहले शॉर्ट में सीख लो, उसके बाद उसको अलग अलग कर देंगे हम। देखिए आपातकाल क्या है, तो लिखिएगा कि आपातकाल जो होता है यह आपातकालीन राष्ट्र पर आई जो है, राष्ट्र राज्य या वित्त पर जो है आई संकट के समय दिए गए प्रावधानों को आपातकाल कहते हैं। और आपातकाल जो है 3 प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहला जो है, देखिए आपातकाल क्या है? आपातकाल का मतलब समझो कि तुमको जो बीमारी हो गया, सीरियस हो गया, तुम बेड पे गिर गया, तुम चल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, जितना अधिक तुमको
चारों ओर से कष्ट हो जाएगा, उतना ही गष्ट के तुमको आपातकाल आ गया है। तो वैसा ही है आपातकाल, यानी देश पर भी आपात संकट आते रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाए जब संभार से बाहर हो जाता है, उसी समय को आपातकाल कहा जाता है, विषम परिस्थिति। और आपातकाल कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें से पहला वाला कथी है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की चर्चा आर्टिकल 352 में है। यह पूरा देश में लगता है एक साथ, और देखिए पूरा देश में भी लग सकता है, इधर उधर भी लग सकता है, ऐसे मतलब है पूरा। राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, या कहीं कहीं जो होता है ना, मतलब कहीं कौन ले गया था, चाबी दे दो, चलो हटाओ। जो है, जो राष्ट्रपति शासन जो है ना, यह ध्यान से समझो, दोनों ये सब इसी में आएगा। यह आर्टिकल जो है, इसको लिखिएगा, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और ये पूरा देश में जो है, पूरा देश में जो है, पूरा देश या कहीं विशेष स्थिति में भी लगाया जाता है, विशेष 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 क्षेत्र में भी लगाया जाता है, विशेष क्षेत्र में भी लगा सकते हैं इसको, ना समझा। युद्ध सशस्त्र विद्रोह, या मतलब जो है आक्रमण के समय, जब युद्ध हो रहा है, मतलब जैसे दो देश आपस में टकरा गया, उस समय भी आपातकाल लग सकता है। या आक्रमण कोई देश पर, मतलब इंडिया पे कोई चाइना वाला आक्रमण कर दे, या कोई भी देश आक्रमण कर दे, या देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे कोई भी मुद्दा पे हो जाए, जैसे सभी लोग का हथियार लेके चल दे, अपने आप से कहे हम हीरो है, हम किसी का बात नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे कौन थाना है, कौन प्रशासन है, कौन पुलिस है, तो उस समय की स्थिति भयावह होती है। तो उस समय को राष्ट्रीय आपात में भेज दिया जाता है। और यह 6-6 महीने के लिए जो है, 6-6 माह के लिए जो है, माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यह कैबिनेट के सलाह पर लगता है, कथी के, कैबिनेट के सलाह पर लगता है, सलाह पर जो है लगता है। मंत्रिमंडल के, ऐसे कैबिनेट लिख दिए हैं हम, ऐसे कैबिनेट के सलाह पे भी लगता है, ये ना समझा। तो यह समझ आया कि नहीं समझ आया? ऐसे देखो, इसको मिटा दो, हटाओ। बोलो बोलो, कमे कमे रहने दो, चलो हटाओ। ये समझ आया? 3 गो बात याद रखना। सबसे पहला आपातकालीन स्थिति है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया है। यह 3 कंडीशन में लग सकता है, पहला युद्ध के समय, आक्रमण के समय, तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर, तब। ये तीनों कंडीशन याद हो गया। यह 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है अनंत काल तक, ठीक है। इसके बाद होता है, ध्यान से समझो, इसके बाद जो है, इसके बाद जो है तुम्हारा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। हाँ, वो भी है राष्ट्रीय आपात, मतलब राष्ट्रीय आपात नहीं हुआ, वो राजकीय आपात में आएगा। इसे कर दो, जैसे कौन सी हुआ उसका नाम, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय या राजकीय आपात कहो ना, जब आपात कह रहा है तो राज्य ये आपात काल, चलो राजकीय आपात काल। देखिए राजकीय आपातकाल कब होता है कि यह आर्टिकल जो है 356 के तहत लगाया जाता है, और यह तब लगता है जब सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है, कानून की विफलता हो जाए या संविधान की विफलता हो जाए, यानी कानून मतलब कानून की विफलता कानून की विफलता पर लगता है। मतलब जो है कानून की विफलता हो जाए, संविधान भी लिख सकते हैं यहाँ पे, संविधान भी लिख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान की विफलता 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 पर यह लगता है, या इसका दूसरा कंडीशन है कि केंद्र का बात राज्य सरकार जब नहीं माने, यानी केंद्र सरकार का निर्देश, केंद्र सरकार का निर्देश जो है, निर्देशों का उल्लंघन करे, उल्लंघन करे। ध्यान से समझो, इसको समझो। देखो राजकीय आपात क्या है, तो कहिएगा राजकीय आपात यह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है ना, उसी को राजकीय आपात कहा जाता है। यह कब होगा, तो ध्यान से समझो, यह आर्टिकल 356 के तहत होता है, और यह कानून की विफलता हो जाए। जैसे कहे मतलब अब नीतीश कुमार जी जो है अपने आप से कहे हम बिहार को हम अपने मन से चलाएंगे, हम केंद्र उन्द्र का बात नहीं मानेंगे, कानून कौन है हम नहीं जानते, हम अपना कानून अलग बनाएंगे, तो ये कानून की विफलता हो गया। दूसरा नंबर है केंद्र सरकार का निर्देशों का उल्लंघन करे। अगर केंद्र सरकार कोई बात कहे संघ सूची में थी करने के लिए, या समवर्ती सूची में जो होता है, और उस फैसले का यह विरोध करने लगे राज्य सरकार, तभी जो है यह कौन सी लग जाएगा, आपका राजकीय आपातकाल लग जाएगा। यह सरकार का गठन नहीं हो तभी लग सकता है, जब जो है मतलब तीसरा लिख लीजिएगा कि जब सरकार का गठन नहीं हो सके, उस कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे भंग हो जाए कभी कभी, चलो बैठो बैठो, तो थोड़ा देर 10 मिनट के अंदर में आ गए, 5 मिनट, चलो रह दो, स्टॉप कर लो, चलो ध्यान समझो कि राजकीय आपातकाल क्या है। तो लिखिएगा कि आर्टिकल 356 के तहत जो है राजकीय आपातकाल लगाया जाता है, और यह कब लगाया जाता है, तो कानून की विफलता हो जाए, संविधान की विफलता हो जाए, या केंद्र सरकार का निर्देश जो है राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे, या जो है सरकार का गठन नहीं हो। कई बार ऐसे होता है, अब इस पर 2 लाइन 4 लाइन नहीं लिख लेगा,
ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा की गई है। भारत एक संवैधानिक देश है जहां संविधान के अनुसार से चला। अभी कुछ भी जोड़ के लिख लो, इंटर में हिले कानून के। हाँ, तो ये वाला नंबर था, ये जो तुम जो कह रहा था ना, ये वाला था, ये वाला है। हम लेकिन तीनों एक बार बता रहे हैं। चलो ना, ये राजकीय आपात पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। लिख सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है, तीनों लिख सकता है, कोनो दिक्कत ना है। राष्ट्रपति शासन हुए बात हुआ कौन नंबर में? हाँ, इहो सेम सेम लगभग दोनों सामान्य रूप से है, इसमें थोड़ा सा के अंतर है, भाव को समझ लिया जाएगा, लगभग दोनों बात मिलता जुलता है, खाली घुमा दिया जाएगा तो हो जाएगा। चलो अच्छा, पहले इसीलिए हम दोनों एक बार बता दे रहे हैं, बाद में कल डिफाइन कर देंगे, कल डिफाइन कर देंगे। राजकीय आपात समझ आया ना? यह सरकार का गठन नहीं हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, सरकार जो है, जैसे सरकार का चुनाव हुआ और जैसे जेडीयू का कुछ बहुमत मिला, बहुमत नहीं मिला, लालू को भी नहीं मिला, और अदर पार्टी को भी नहीं मिला, तो त्रिशंकु हो गया, यानी किसी पार्टी को मतलब बहुमत प्राप्त नहीं है या प्राप्त नहीं कर सकता है मिला जुला के, तो उस समय जो है राज्य का जो है शासन राष्ट्रपति हाथ में चला जाता है। इसमें जो है यह 6 महीना पर लगाया जाता है, मैंने 6 महीना के लिए, 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, 3 साल से जो है अधिक इसको नहीं किया जा सकता। हाँ, राजकीय देखो, राष्ट्रीय आपात था तो 6 महीना करते 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 अनंत काल तक जाएगा, जितना मन करे उतना बढ़ा सकता है, लेकिन ये 6 महीना करते 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 3 साल से बेसी नहीं बढ़ा सकते हैं। कैसे कि देश के अंदर की घटना है, अपना चुनाव करवाओ ना जब सरकार का गठन नहीं हो रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो इसीलिए तो ये 3 साल से बेसी नहीं बढ़ेगा। अब होता है एक और आएगा तुम्हारा, कौन सी आएगा? हाँ, कौन सी? कानून की विफलता। कानून की विफलता का मतलब हुआ, कानून की विफलता का मतलब हुआ, हो गया, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, कानून की विफलता का मतलब हुआ, जैसे देखो अब भोजपुरी में समझो, जैसे मान के चलो कानून में लिखा गया है कि मर्डर करने पर जो है 302 लगेगा, नीतीश कुमार जी कहने लगे तुम मर्डर करो, हम हैं साथ में हैं, कौन देखते हैं कौन गिरफ्तार करता है, हमारा पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगा, बिहार पुलिस ना थाना में रहती है, हमारा पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगा, देखते हैं कौन करेगा। तो तुम सीधा सीधा कानून को टक्कर दे रहा है, कानून को टक्कर दे रहा है, यानी संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और जब भी संविधान का उल्लंघन करेगा तो तुरंत जो है एक्शन लगेगा, आपको आपके सरकार को ही निरस्त कर दिया जाएगा, आपका मानसून बट्टा सनाटा हो गया, जाइए आप मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप रोड पर बउआइए झोला लेकर, ऐसा होता है। अरे बहुत डेंजर व्यवस्था है, भारत के संविधान में बहुत डेंजर व्यवस्था है, जो भी पढ़ता है इसको अपने अपने मुस्कुराता है अंदर अंदर, कैसा कैसा सिस्टम है इसमें, समझे नहीं होगा कि एकात्मक है कि संगठनात्मक है, साम्यवादी है, समाजवादी है या पूंजीवादी है, ये समझे नहीं आता है। ये समझे नहीं आता कि मुख्यमंत्री मेन मालिक है कि प्रधानमंत्री मेन मालिक है, तब तक उसमें आ जाएगा राष्ट्रपति मेन मालिक है, तब तक आएगा ये तो हिले कैबिनेट नहीं कहेगा तो नहीं आएगा, तब तक न्यायपालिका आ जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने किसी को फुल पावर नहीं दिया है, इसमें मालूम ही नहीं चला, कोई माई का लाल है जो भारत में बता दे कि सभी शक्तियां एक किसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। राष्ट्रपति भी शासन लगता है तो इसके लिए जो है आपको सलाह लेना होगा मंत्री लोग से, समझे ना, तब कहेगा मंत्री बड़ा, तो फिर मंत्री अकेले काहे नहीं लगा लेता है, तो कहिएगा राष्ट्रपति कहेंगे तब होगा, तब तो फिर बड़ा कौन हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ ना, तो ये बड़ी दिक्कत वाला चीज है। चलो चलो अब ध्यान से समझो, एक और है, लास्ट है 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और। अब देखिएगा, एक होता है वित्तीय आपात, कौन सी? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ध्यान से समझिएगा, यह आर्टिकल जो है 360 के तहत आता है, और मतलब जो है आर्थिक संकट, मतलब आर्थिक संकट आ जाए, संकट के समय, आर्थिक संकट के समय यह लगता है, और यह जो है यह एक बार लग जाता है तो यह जो है इस समाप्त नहीं होता है, इसे आपस लेना होता है, इसको यह जब तक जो है आपस नहीं लीजिएगा, आपस से नहीं लेंगे तब तक जो है यह रहता है, नहीं समझे? देखिए वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जैसे देखो भारत की करेंसी है, दिन प्रतिदिन मान लो कि गिरावट आ रहा है, या मान लो कि जैसे यहाँ का इतना दिक्कत हो गया पैसा का जो किसी को खाने पीने का भी नहीं है, तो उस समय तुरंत घोषित होगा कौन सी? राष्ट्रीय आपात। जैसे एक बार हुआ था ना, अरे मनमोहन सिंह के रिजिम में एक बार हुआ था कि भारत के पास जो है कुछ दिन का खर्चा बचा हुआ था, बहुत कम रुपया बचा हुआ था, 30 दिन का कि कुछ दिन का बचा हुआ था, और उस समय मनमोहन सिंह जी ने, विश्व में आर्थिक संकट आई थी, शायद 1991 की बात है, 91 में पूरा विश्व की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, भारत की तो और बदतर हो गई थी, फिर भी मनमोहन सिंह जी ने अपने सूझबूझ से और जो है समझ बुझ के जो इतना अच्छे फैसला किए कि देखो आज फिर हम लोग पटरी पे चले आए, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा से बहुत अच्छा बन गए लोग। तो ये कहने का अर्थ है कि वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल होने का मतलब है कि आपका जितना बैंक में पैसा रहेगा ना, उस सब स्टॉक कर लिया जाएगा, आप न निकाल सकते न डाल सकते, ऐसे करके बहुत सारा प्रोविजन होता है, लेकिन इतना ही समझ लो कि तुम्हारे पैसा का जमीन जायदाद हावी जाबे सबका मालिक हुआ हो गया सरकार,
जब चाहे जैसा यूज कर सकता है। केंद्र के लिए जो है केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगा, जो भी होता है, वो सब राष्ट्रपति के अंदर में होगा। चलो, कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, परंतु वह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, परंतु वह बोलते बहुत कम थे, मोदी जी जैसा नहीं था ना। काम भी ठीक ठाक किए अपने अनुसार से। मेन बात है कि वो, चलो ठीक है, रहने दिया जाए।